नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे राजस्थान के भूगोल की कड़ी में नदियां चल रही थी, जिसमें हमने आंतरिक अपवाह की नदियां पढ़ ली थी और हमारा अरब सागरीय अपवाह तंत्र चल रहा था, जिसमें मैंने आपको 4 नदियां बताई थी और उसमें हमने 2 नदियों का अध्ययन कर लिया था, जिसमें लूणी और माही नदी का हमने अध्ययन कर लिया था। अब जो हम पहली नदी पढ़ेंगे, जिसका नाम है पश्चिमी बनास नदी। कौन सी नदी है? पश्चिमी बनास नदी। तो आज हम सबसे पहले जिस नदी का अध्ययन करेंगे वो कौन सी? आपके पश्चिमी बनास नदी। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, नदी का नाम है पश्चिमी बनास नदी। तो जो पश्चिमी बनास नदी है, ज़्यादा क्या है कि ये अपने राजस्थान में बहुत कम ही प्रभावित होती है, इसीलिए इसका राजस्थान की दृष्टि से बहुत ही कम योगदान रहता है। तो ये जो पश्चिमी बनास नदी है, इस तरह से जो आपका राजस्थान का नक्शा, और इसमें अगर मैं बात करूं तो इसका उद्गम जो है यहाँ से होता है। क्षेत्र कौन सा है? ये सिरोही क्षेत्र है, और सिरोही में इसका जो क्षेत्र का नाम है, जिसका नाम है नया सानवरा। ठीक है, क्या नाम है? नया सानवरा। हाँ, या कहीं कहीं आपको सनवाड़ा भी मिलेगा, और यहाँ, और ये है कहाँ? सिरोही। तो इस पश्चिमी बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नया सानवरा, सिरोही से होता है। ठीक है, और इसका जो एक ही चीज़ ध्यान रखनी है भी, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है आपके, वो प्रवाह क्षेत्र भी कौन सा है? तो वो भी कौन सा रहेगा? सिरोही ही रहेगा। प्रवाह क्षेत्र भी इसका कौन सा रहेगा? सिरोही रहेगा। और इसके बाद में ये सिरोही में जो है प्रवाहित होने के बाद में सिरोही के अंदर ही इसी नदी पर जो है यहाँ पर आगे एक शहर बसा हुआ है, जिसका नाम है आबू शहर। क्या नाम है? आबू शहर। और इसके बाद में ये जो है यहीं पर ही इस पर बनास बांध भी बना हुआ है, और अंत में जाकर ये नदी जो है आपके गुजरात में कच्छ की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो अंतिम स्थान या इसका समाप्ति स्थल कौन सा हो गया? कच्छ की खाड़ी। कौन सा समाप्ति स्थल हो गया? कच्छ की खाड़ी। ठीक है, कच्छ की खाड़ी में जाकर ये कहाँ गिर जाती है? तो अरब सागर में, इसके माध्यम से अरब सागर में जाकर गिर जाती है। ठीक है, इसी नदी पर जो है गुजरात के अंदर यहाँ एक शहर बसा हुआ है, जिसका नाम है ढीसा शहर। ठीक है, गुजरात का कौन सा शहर बसा हुआ है इसी नदी पर है? तो ढीसा शहर बसा हुआ है। ठीक है, गुजरात में कौन सा शहर बसा हुआ है इसी नदी पर? ढीसा। और ये जो है नदी है, जिसका नाम क्या है? आपके पश्चिमी बनास नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है? पश्चिमी बनास नदी है। और ये जो पश्चिमी बनास नदी है, इसी पश्चिमी बनास नदी पर एक परियोजना है। ठीक है, एक परियोजना है, और जो मैंने आपको बताया था ना, ये यहाँ पर ये बांध जो है बनास बांध, ठीक है, परियोजना है। और इसी परियोजना का नाम क्या है? पश्चिमी बनास परियोजना है। ठीक है, इस परियोजना का नाम भी क्या है? पश्चिमी बनास परियोजना है। और ये पश्चिमी बनास परियोजना जो है वो आपके कहाँ है? तो सिरोही के अंदर है। पश्चिमी बनास परियोजना सिरोही के अंदर है। ठीक है, और ये क्या है कि सिरोही की एक प्रमुख रूप से पेयजल परियोजना है। ये चीज़ ध्यान रखना, सिरोही की किस प्रकार की परियोजना है ये? तो सिरोही की एक प्रमुख रूप से पेयजल परियोजना है। ठीक है, पेयजल परियोजना है। अब ये जो पश्चिमी बनास है, इस पश्चिमी बनास की जो है कुछ एक सहायक नदियाँ हैं। उन सहायक नदियों का सिर्फ नाम है, आपको नाम ही याद रखना है। पश्चिमी बनास जो है नदी जो है, इसकी जो है सहायक नदियाँ, इस सहायक नदियों का आपको सिर्फ नाम याद रखना है भी। सहायक नदियाँ जो है इसकी कौन कौन सी है? तो पश्चिमी बनास की सहायक नदियों में नाम आता है, सबसे पहली जो नदी है उसका नाम है गोहलन। कौन सी? गोहलन। ठीक है, पहली नदी कौन सी है? गोहलन। दूसरी है जिसका नाम है सीपू। क्या नाम है? सीपू। इस सीपू का कहीं आपको नाम सूकली भी मिलेगा। क्या मिलेगा? सूकली। तीसरी जो है उसका नाम है कुकड़ी। क्या नाम है? कुकड़ी। और चौथी है, इसका नाम क्या है? धारवेल। क्या नाम है? धारवेल या धारवल या धारवाल। ये 4 नाम आपको इसमें कहीं भी मिल सकते हैं। ठीक है,
तो ये चारों नाम आपको याद रखने हैं। भी इसकी सहायक नदियां प्रमुख रूप से कौन कौन सी है? गोहिलन, सीपू, कुकड़ी और धारवेल। किसकी है चारों सहायक नदियां? तो पश्चिमी बनास नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इसके बाद में जो है एक नदी है, ये नदी पूरी हो गई है, कंप्लीट हो गई, इतनी है ये नदी। ठीक है, अरब सागर की जो तीसरी नदी जो मैंने आपको बताई थी वो यहाँ पर क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद में जो है अगली जो नदी है उसका नाम है साबरमती नदी। क्या नाम है? साबरमती नदी। ठीक है, ये साबरमती नदी भी क्या है कि इम्पोर्टेंट नदी है साबरमती। और इसमें जो है ज़्यादातर प्रश्न इस दृष्टि से पूछे जाते हैं कि राजस्थान में जो है ये बहुत कम प्रवाहित होती है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। तो इसी तरह से जो जैसे आप राजस्थान में जैसे हम देखें तो ये आपका राजस्थान रहेगा, तो ये जो है इसका उद्गम भी यहीं पर ही इसी क्षेत्र से माना जाता है। यहाँ पर उद्गम स्थल जो है, यहाँ पर अरावली की पहाड़ियाँ हैं, और अरावली की पहाड़ियाँ जो है वो कौन से क्षेत्र में है? जाडोल क्षेत्र में। और जाडोल कहाँ पड़ता है? उदयपुर के अंदर है। ठीक है, जाडोल कहाँ पड़ता है? उदयपुर के अंदर है। और नदी कौन सी है? साबरमती नदी। तो जाडोल उदयपुर में, ठीक है, गांव का अगर आपको नाम पूछे तो सिलारी सॉरी, इसका जो है जाडोल क्षेत्र ही है, उदयपुर। और यहाँ पर जो है गांव का नाम पूछे तो वो आपके कौन सा गांव है? तो कोटड़ा गांव। ठीक है, कौन सा गांव है? अगर गांव का नाम पूछ ले तो कौन सा गांव है? कोटड़ा गांव। ये जो है कोटड़ा गांव, यहाँ से इसका उद्गम होता है। इस तरह से जो है अंत में ये जो है जाकर गुजरात के अंदर किस में जाकर गिर जाती है? तो ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। किस में जाकर गिर जाती है? तो खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, और नदी कौन सी है आपके? साबरमती नदी। तो मैंने आपको साबरमती नदी के बारे में बताया। ये जो साबरमती नदी है, इस साबरमती नदी का उद्गम जाडोल उदयपुर कौन से गांव से? कोटड़ा गांव से होता है। ठीक है, उसके बाद में ये जो है प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो ये सिर्फ उदयपुर, और उदयपुर के बाद में कहाँ चली जाती है? इसका अंतिम समाप्ति स्थल जो है वो कौन सा है? खंबात की खाड़ी, गुजरात है। ठीक है, कौन सा है? खंबात की खाड़ी, गुजरात है। अब बात आती है इसकी मुख्य रूप से जो है विशेषताओं की। भी साबरमती नदी की जो है विशेषता क्या क्या है? तो अगर मैं इसकी विशेषताओं की बात करूं तो पहली बात तो साबरमती नदी जो है राजस्थान से अवश्य निकलती है, किंतु राजस्थान में नहीं बहती है, राजस्थान में नहीं बहती है। और इस साबरमती नदी का न्यूनतम प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है, ध्यान रखना, राजस्थान में न्यूनतम प्रवाह क्षेत्र है इसका। ठीक है, क्या है? राजस्थान में न्यूनतम, सबसे कम प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है, और साबरमती नदी के किनारे गुजरात के अंदर, कहाँ? गुजरात में एक तो गांधीनगर शहर है, ठीक है, ये बसा हुआ है। और एक इसी के किनारे कौन सा है? अहमदाबाद शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर है? अहमदाबाद शहर बसा हुआ है। एक आश्रम बसा हुआ है जिसका नाम क्या है? साबरमती आश्रम बसा हुआ है। तो ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, तीनों ही कहाँ हैं? गुजरात के अंदर है। ठीक है, साबरमती नदी के किनारे राजस्थान जो है, राजस्थान में न्यूनतम प्रवाह क्षेत्र है, और गुजरात में गांधीनगर, अहमदाबाद और साबरमती आश्रम बसा हुआ है। और किस नदी के किनारे है ये? तो साबरमती नदी के किनारे। यहाँ पर आप लिख लीजिए इसकी विशेषताओं में, कहाँ है ये? गुजरात। ठीक है, कहाँ है? गुजरात के अंदर है। ठीक है, अब बात आती है कि साबरमती नदी पर जो प्रमुख रूप से कौन कौन सी परियोजनाएं संचालित की जा रही है। ठीक है, तो इसमें जो प्रमुख रूप से आपके परियोजनाओं में नाम आए, परियोजना कौन कौन सी है इस नदी पर? तो सबसे पहली बात तो एक है, इसमें परियोजना है जिसका नाम है आपके एक तो परियोजना है सेई परियोजना। कौन सी परियोजना है? सेई परियोजना है, क्योंकि सेई इसकी सहायक नदी है। सेई क्या है? इसकी सहायक नदी है, जिसका उद्गम सिलारी गांव सिरोही से होता है। और ये जो है गुजरात में साबरमती आश्रम से पहले किस में विलीन हो जाती है? आपके इसी में ही विलीन हो जाती है। इस तरह से इसका प्रवाह क्षेत्र है। देखो, यहाँ से उद्गम और इस तरह से जाकर जो है किस में मिल जाती है ये नदी? तो साबरमती नदी में मिल जाती है। सेई परियोजना है, और ये जो सेई परियोजना है सेई नदी पर है। ठीक है, कौन सी नदी पर है? सेई परियोजना सेई नदी पर है। ठीक है, और दूसरी परियोजना मानसी वाक्कल परियोजना है। कौन सी? ठीक है, मानसी वाक्कल परियोजना है, क्योंकि वाक्कल नदी जो है वो इसकी क्या है? सहायक नदी है। क्या है? सहायक नदी है। तो मानसी वाक्कल परियोजना। दूसरी परियोजना कौन सी है? मानसी
वाक्कल परियोजना। दूसरी परियोजना इसी नदी पर कौन सी है? मानसी वाक्कल परियोजना। और मानसी वाक्कल परियोजना जो है उसका संबंध कौन से जिले से है? तो उसका संबंध कौन से जिले से है? उदयपुर से है। ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग जो है देवास जल सुरंग इसी परियोजना पर स्थित है। ठीक है, देवास जल सुरंग। ठीक है, देवास जल सुरंग राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग। ठीक है, राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग जिसका नाम क्या है? देवास जल सुरंग जो है वो उदयपुर में है। ध्यान रखना, कहाँ है ये? उदयपुर में है। और कौन सी परियोजना से संबंधित है? मानसी वाक्कल परियोजना। और कौन सी नदी की बात करें तो हम साबरमती नदी। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या है कि इस पर संचालित परियोजनाएं दो ही ध्यान रखनी है। एक तो मानसी परियोजना है और मानसी वाक्कल है, और दूसरी कौन सी है? सेई परियोजना है। अब इसमें मैं मुख्य रूप से बात करूं तो आपके जो ये मैंने आपको नदी बताई है, कौन सी नदी? साबरमती नदी। इसकी साबरमती नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो इसमें जो सहायक नदियां हैं वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो आप हेडिंग डाल लीजिए इसकी, सहायक नदियाँ। ठीक है, कौन सी नदियाँ? सहायक नदियाँ। अगर मैं इसकी सहायक नदियों की बात करूं तो सहायक नदियों में सबसे पहली बात आती है आपके कौन सी? वही मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, मानसी। कौन सी है? मानसी है पहली। कौन सी सहायक नदियों में? मानसी नदी। ठीक है, दूसरी कौन सी है? वाक्कल नदी। कौन सी नदी? वाक्कल नदी। और तीसरी नदी तीनों ही बता चुका हूं मैं, सेई नदी। कौन सी? सेई। हतमती। कौन सी? हतमती। और इसके बाद में जो है इसकी सहायक नदियाँ, वेत्रक। कौन सी है? वेत्रक है भी। कौन कौन सी होगी? मेशवा। कौन सी? मेशवा। ठीक है, और एक कौन सी है? माजम। कौन सी है? माजम। तो ये जो है ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। मानसी है, वाक्कल है, सेई है, हतमती है, वेत्रक है, मेशवा है और माजम है। इसी तरह से आपकी क्या हो गई है? ये साबरमती नदी जो है वो क्या हो गई है? पूरी हो चुकी है। कौन सी नदी? साबरमती नदी। आप इसका एक बार डायग्राम देख लीजिए और उसके बाद आप बनाना चाहो तो इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो हम इसी तरह से हमारा जो है इसी नदी के साथ हमारा जो अपवाह तंत्र था, कौन सा अपवाह तंत्र? जो अरब सागरीय अपवाह तंत्र था वो क्या हुआ? कंप्लीट हुआ है, समाप्त हो गया है। ठीक है, अरब सागरीय अपवाह तंत्र वो क्या हुआ है? इसके साथ ही समाप्त हो गया है। तो अब इसके बाद में जो है अगली हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी का जो अपवाह तंत्र है हम उसकी चर्चा करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, क्या हेडिंग डालनी है आपको? बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। ठीक है, कौन सी? बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र ये जो है ये क्या है कि बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र किस तरह से जो है वो क्या है कि वे नदियां आती है इसके अंदर जो जल अपना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कैसे? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये जो है किस में अपना पानी गिराए? बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराए। ठीक है, प्रत्यक्ष है अप्रत्यक्ष कैसे? मान लो राजस्थान की ऐसी कोई नदी नहीं है जो सीधी जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरे। वो क्या है कि जैसे मान लो चंबल है, लगभग चंबल की यहाँ सहायका जाती है और वो किस में जाकर गिरती है? यमुना में। और यमुना जाकर जो है नदी गंगा में इस तरह से विलीन, और उसके बाद में जाकर जो है वो किस में जाकर गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। इस तरह से जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से जो है बंगाल की खाड़ी का क्या है? अपवाह तंत्र है। और बंगाल की खाड़ी का जो अपवाह तंत्र है वो राजस्थान का कितना परसेंट है? कुल कितना परसेंट है? 24% भाग है। कितने प्रतिशत भाग है? तो राजस्थान का कुल 24% भाग है। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी की जो प्रमुख नदियां हैं, बंगाल की खाड़ी की जो प्रमुख नदियां हैं, ठीक है, जो राजस्थान में प्रवाहित होते हुए किसी अन्य माध्यम से जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, तो उनमें मुख्य रूप से दो ही नदियों के नाम आते हैं। और वो दो नदियां कौन कौन सी है? तो पहली नदी है जिसका नाम है चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी है। कौन सी नदी? चंबल नदी है। और दूसरी कौन सी है? तो उसका नाम आता है बाणगंगा नदी है। ठीक है, कौन सी नदी? बाणगंगा नदी है।
तो इस तरह से ये दो नदियां मुख्य रूप से। अब चंबल जो है, अब चंबल की प्रमुख रूप से बहुत सारी सहायक नदियां हैं, ठीक है। चंबल की सहायक नदियों में मैं बात करूं तो सबसे पहले है बामणी। कौन सी सहायक है? बामणी। बामणी के बाद में है कुराल। कौन सी? कुराल। कुराल के बाद में है बनास। कौन सी है? बनास। कौन सी? बनास। बनास के बाद में है सीप। कौन सी है? सीप। सीप के बाद में है काली सिंध। कौन सी? काली सिंध। इसी तरह से क्रम याद रखने, ध्यान रखना, ठीक है। काली सिंध, और काली सिंध के बाद में अंत में नाम आता है किसका? पार्वती। कौन सी है? पार्वती, ठीक है। कौन कौन सी है देखो, बामनी है, कुराल है, बनास है, सीप है, काली सिंध है और पार्वती है, ठीक है। अब जो है इसके बाद में कुराल नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो कुराल नदी की सहायक नदी कौन सी है? कुराल नदी की सहायक नदी है मेज नदी। कौन सी है? मेज। और बनास नदी की सहायक नदी बहुत सारी है, जैसे बेड़च नदी है। कौन सी है? बेड़च है, मेनाल है। कौन सी है? मेनाल है, बेड़च, मेनाल। कोठारी नदी है। कौन सी नदी? कोठारी नदी है। खारी नदी है। कौन सी नदी है? खारी नदी है। डाई नदी है। कौन सी? डाई है। मोरेल है। तो ये क्या है कि ये बनास नदी की क्या है? सहायक नदी है। सीप की कोई सीप जो है खुद त्रिवेणी संगम बनाती है, किसके साथ मिलकर है? चंबल के साथ मिलकर, ठीक है। बताता हूँ मैं आपको आगे, रामेश्वरम धाम में जो बना हुआ है, ठीक है। काली सिंध जो है, काली सिंध की सहायक नदियों में दो मुख्य रूप से आती है, एक तो आती है आहू और दूसरी आती है परवन। पहली कौन सी? आहू, और दूसरी कौन सी है? परवन। और इसके बाद में जो है पार्वती। पार्वती की जो सहायक नदी है, शायद ही आपने नाम सुने होंगे। पहली है डूबजा राजा, डूबराज। दूसरी है डूबगे के जैसी, कूल। कूल पानी में जासी तो आंखें खुलसी, कौन खुले? कौन खुले? तो ये वास्ते के जैसी अंधेरी। अंधेरी ने और के कहाँ पा? रातेड़ी, ठीक है। क्या कहते हैं? रात तो कहते हैं ना, रातेड़ी, ठीक है। क्या कहते हैं? रातेड़ी। अब नाक में के बन जासी? लासी। तो ये इस तरह से डूबराज, कूल, अंधेरी, रातेड़ी, लासी, ठीक है। और बेंथली मतलब बेंत पकड़ के क्या करेंगे? बाहर निकलेंगे, और उसके बाद में हम क्या करेंगे? आराम करेंगे, ठीक है। जैसे भोग विलास मतलब आराम का जो जीवन होता है ना, तो इसी तरह से क्या बन गया? ये विलास। तो ये सारी की सारी क्या है? पार्वती की सहायक नदियां हैं। डूबराज, कूल, अंधेरी, रातेड़ी, लहासी, बेंथली और विलास। ये सारी की सारी किसकी सहायक नदियां हैं? तो पार्वती की सहायक नदियां हैं। तो इस तरह से आप ध्यान रखना। तो मैंने आपको इस तरह से बताया, बंगाल की खाड़ी का जो नदी तंत्र है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो बंगाल की खाड़ी में ले जाकर जो है क्या गिरा है? अपना पानी गिरा है। राजस्थान में कितने प्रतिशत भाग पर है? 24%। और बंगाल की खाड़ी की नदियों में दो मुख्यतः नदी आती है, चंबल और बनास। चंबल की सहायक नदियां कौन सी है? बामनी, कुराल, बनास, सीप, काली सिंध और पार्वती। कुराल की सहायक मेज, बनास की मैंने अलग अलग आपको बताई रखी है, और काली सिंध की यही है, और पार्वती की आपके सामने सहायक नदियां हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसी की चर्चा कर लेते हैं। कौन सी नदी की? बनास नदी की। तो बनास नदी जो है, सबसे पहले हम इसके देखते हैं क्या? बनास नदी के उपनाम, ठीक है। बनास नदी को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ही कहा जाता है, क्या है? अर्जुन की गंगा। क्या कहा जाता है इस नदी को? अर्जुन की गंगा कहा जाता है, ठीक है। और इसी को ही जो प्रश्न महत्वपूर्ण रूप से पूछा गया था, वो कौन सा था? रुंडित सरिता। 2016 में पूछा गया था ये, रुंडित सरिता। तो ये प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। रुंडित सरिता मतलब एक तरह से क्या है कि पहले ये नदी अपना पानी जो है यमुना नदी में ले जाकर गिराती थी, लेकिन बाद में क्या है कि ये भरतपुर के आसपास जाकर जो है आते ही क्या है कि ये लुप्त हो जाती है एक तरह से। तो मतलब कहते हैं ना, रूठ गई, और रूठने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ गया? रुंडित सरिता पड़ गया है, ठीक है। रूठने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ गया है? रुंडित सरिता पड़ गया है, ठीक है। तो अब हम इसकी डिटेल से आगे चर्चा करते हैं भी। जो बनास बाणगंगा नदी है, ठीक है, बाणगंगा नदी कहाँ से इसका उद्गम होता है, किस तरह से इसके प्रश्न जो है आपके पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, नदी कौन सी है? बाणगंगा नदी, ठीक है। कौन सी गंगा? बाणगंगा नदी। अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है इसको। ये लीजिए, ये इसका उद्गम स्थल, ठीक है, कौन सा है? बैराट की पहाड़ी,
कौन सा उद्गम स्थल है इसका, क्या नाम है उद्गम स्थल का? तो उद्गम स्थल का नाम आपके सामने है, क्या है? बेराट की पहाड़ी। और इसके बाद ये जो बेराट की पहाड़ी है कहाँ? ये जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर में। और जयपुर में प्रवाहित होने के बाद ये जो है जयपुर में इस पर एक बांध बना हुआ है जमुआ रामगढ़, उसके बाद में दौसा, और दौसा के बाद में इस तरह से जो है ये भरतपुर के मैदान में जाकर क्या हो जाती है? एक तरह से लुप्त हो जाती है। ठीक है, इस तरह से लुप्त हो जाती है। लेकिन पहले की बात करें तो ये इस तरह से उत्तर प्रदेश में जाती थी, और उत्तर प्रदेश में ये नदी कौन सी है? तो यमुना नदी में जाकर क्या हो जाती थी? ये विलीन हो जाती थी। कहाँ? उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में क्या हो जाती थी? ये विलीन हो जाती थी। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में कौन से क्षेत्र में? तो आगरा। ठीक है, कौन से क्षेत्र में? आगरा, उत्तर प्रदेश में जाकर जो है यमुना नदी में क्या हो जाती थी? विलीन। तो ये किसकी सहायक नदी हो गई है? यमुना नदी की सहायक नदी हो गई है। ठीक है, तो ये जो यमुना नदी है, मैंने आपको इसको अलग अलग नाम बता ही दिया। बाणगंगा नदी, बेराट की पहाड़ी से उद्गम, इसका प्रवाह क्षेत्र मैंने आपको बता ही दिया है। अब बात आती है कि कहाँ कहाँ प्रवाहित हो गई, ये मैंने आपको बता ही दिया भी। जयपुर के बाद में कहाँ गई है? ये दौसा, और दौसा के बाद में ये कहाँ गई है? भरतपुर। ठीक है, तो ये मैंने आपको अलग अलग क्षेत्रों के नाम बता ही दिए हैं आपको, जयपुर, दौसा और भरतपुर। अब हम इसकी अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहली बात तो आती है कि इसी नदी पर, कौन सी नदी पर? जिसकी हमने एक नदी आती है इसकी सहायक नदी, और इसकी जो सहायक नदी आती है उस सहायक नदी का नाम है, ये जो है ये सहायक नदी आती है, कहाँ से निकलती है? लगभग करौली के आसपास इसका उद्गम होता है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? गंभीरी नदी है। कौन सी नदी है ये? गंभीर नदी है, सॉरी गंभीर नदी है। गंभीरी अलग है, ये गंभीर नदी है। कौन सी नदी है? गंभीर नदी। और यहाँ पर जो है इन्हीं के संगम पर एक बांध बना हुआ है, जिस बांध का नाम क्या है? अजान बांध बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा बांध बना हुआ है? अजान बांध बना हुआ है। ठीक है, कौन सा बांध है? अजान बांध बना हुआ है। कौन सी नदी पर है? गंभीर नदी, जो इसमें आकर यहाँ पर आकर जो है मिलती है। इसका उद्गम बेराट की पहाड़ियों से मैंने आपको बता दिया, इस तरह से प्रवाह क्षेत्र बता दिया, और इस पर यहाँ पर एक जो बांध है वो मैंने आपको बता ही दिया है। जयपुर के अंदर भी एक छोटा सा बांध बना हुआ है, जिसका नाम क्या है? जमुआ रामगढ़। कौन सा है? जमुआ रामगढ़ बांध है। ठीक है, कौन सा बांध है? जमुआ रामगढ़ बांध है। ठीक है, अब विशेष बात जो इससे संबंधित है वो क्या है कि यहाँ पर जयपुर के अंदर इसी नदी पर, ठीक है, जयपुर के अंदर इसी नदी पर एक लोह युगीन सभ्यता विकसित हुई, जिसका नाम क्या था? बेराट सभ्यता। तो बेराट सभ्यता यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी इसी नदी के किनारे? तो बेराट सभ्यता। तो आप थोड़ा सा मैटर लिख ही लीजिए, ताकि हिस्ट्री की दृष्टि से भी अगर आपको बेराट सभ्यता का कोई प्रश्न पूछा जाए तो बेराट सभ्यता जो है उसके प्रश्न आप कर सकते हो। सबसे पहली बात तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, बेराट सभ्यता जो है वो क्या है? एक लोह युगीन सभ्यता है। किस प्रकार की सभ्यता है? लोह युगीन सभ्यता है। ठीक है, बौद्ध धर्म का राजस्थान में सबसे प्राचीन केंद्र है। ये कौन से धर्म का सबसे प्राचीन केंद्र है? तो बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन केंद्र माना जाता है। ठीक है, सबसे प्राचीन केंद्र है ये राजस्थान के अंदर। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिले हैं? प्राचीन बौद्ध मठ मिले हैं। क्या मिले हैं? बौद्ध मठ मिले हैं, बौद्ध विहार मिले हैं। ठीक है, और बौद्ध धर्म से संबंधित गोल मंदिर भी मिले हैं। क्या मिले हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित गोल मंदिर भी मिले हैं। यहीं से हमें बौद्ध स्तूप मिले हैं। क्या मिले हैं? बौद्ध स्तूप मिले हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो है यहाँ पर जो है हमें शंख लिपि के अवशेष भी मिले हैं। किस लिपि के? शंख लिपि के अवशेष भी मिले हैं। और ये जो बेराट है, ये बेराट सभ्यता जो है, इसमें हमें मौर्यकालीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। कैसे अवशेष है? मौर्यकालीन अवशेष भी मिले हैं। यहाँ से हमें जो है मध्यकालीन अवशेष भी मिले हैं। मध्यकालीन मतलब अवशेष अर्थात अकबर के जो है काल के अवशेष मिले हैं, क्योंकि उस समय की मुगलों की हमें यहाँ क्या मिली है? टकसाल मिली है। हमें यहाँ पर महाभारत कालीन अवशेष भी मिले हैं। कैसे अवशेष मिले हैं हमें यहाँ पर? तो
हमें यहाँ पर महाभारत कालीन भी अवशेष मिले हैं। तो ये भी चीज़ आप यहाँ नोट कर सकते हो, किस प्रकार के अवशेष मिले हैं, महाभारत कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट रहती है। अभी विराट सभ्यता जो है, विराट सभ्यता से संबंधित जो प्रश्न बनने वाले थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। मौर्य काल में विशेषतः यहाँ पर योगदान किसका रहा है, अशोक का। और अशोक का कौन सा अभिलेख मिला है, तो अशोक का भाब्रू अभिलेख मिला है। कौन सा अभिलेख है, भाब्रू अभिलेख हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। विराट पूछ ले, चाहे आपसे क्या पूछ ले, विराट नगर का प्रश्न पूछ ले तो बात एक ही है, ठीक है। विराट है या विराट नगर का आपसे प्रश्न पूछ ले तो बात एक ही है। लोह युगीन सभ्यता, ये इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएंगे। दो चार बातें और बता देता हूं मैं यहाँ पर। तो आप दो तीन पहाड़ियों के नाम ध्यान रखना। एक तो नाम ध्यान रखना बिज्जक की पहाड़ी, एक नाम ध्यान रखना भीमसेन की पहाड़ी, ठीक है। और एक का नाम ध्यान रखना गणेश की पहाड़ी या गणेश डूंगरी, और एक जो है उसका नाम क्या है, बोमली की डूंगरी, और एक है महादेव की डूंगरी। तो इतने नाम आप यहाँ ध्यान रखना, ठीक है। बिज्जक, भीमसेन, भोमली और इनकी क्या है, ये सारी की सारी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। बिज्जक की पहाड़ी, भीमसेन की पहाड़ी, गणेश डूंगरी, बोमली की डूंगरी, महादेव की पहाड़ी, इस तरह से ये जो है आप यहाँ ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपको विराट सभ्यता से संबंधित जितने भी यहाँ पर प्रश्न बनने वाले थे ये इसी नदी के किनारे है, वो मैंने आपको यहीं पर ही क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। तो नदी कौन सी थी आपको पता ही है, कौन सी नदी है, बाणगंगा नदी है। अब बाणगंगा जो नदी है, इस बाणगंगा नदी पर एक परियोजना मैंने आपको बताई थी, कौन सी, अजान बांध जो है, ठीक है। अजान बांध जो है वो कौन कौन सी, बाणगंगा प्लस गंभीरी नदी पर है। ये दोनों ध्यान रखना आप है, कौन सी नदी, ये गंभीरी नहीं है, गंभीर नदी पर है, बार बार गंभीरी नाम आ रहा है, कौन सी है, गंभीर नदी पर है। और कहाँ पर बनी हुई है, भरतपुर में बनी हुई है, ठीक है। ये जो है, ये अजान बांध जो है, ये केवला देव जो गना पक्षी बिहार है, कौन सा, केवला देव गना पक्षी बिहार, इस केवला देव गना पक्षी बिहार को क्या करती है, जलापूर्ति करती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, केवला देव घना पक्षी विहार को जलापूर्ति का कार्य करती है। कौन सी जो है परियोजना, वो अजान बांध भरतपुर के अंदर कौन सी नदी पर है, तो मैंने आपको ये बताई दी। हाँ, बाणगंगा नदी और गंभीर नदी के संगम पर बना हुआ है। अब इसके बाद में अगर बाणगंगा नदी की कुछ एक सहायक नदियों की मैं बात करूं, सहायक दो नदियां हैं, ठीक है। एक तो मैंने आपको बता ही दिया गंभीर है, इसके अलावा जो है सहायक नदियों में बात करें तो वो आपकी है, एक तो है गुमटी, कौन सी है, गुमटी, एक है नाला, कौन सी है, नाला, एक है सुरा, कौन सी, सुरा, और एक है पलोसन, कौन सी नदी, पलोसन, ठीक है। इसकी मैंने वहाँ आपको सहायक नदियाँ नहीं बताई थी, मैं यहाँ बता देता हूँ। गुमटी, नाला, सुरा और पलोसन, ये सारी सारी क्या है, इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस चीज़ को आप ध्यान रखना। गंभीर नदी पर वो बांध है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो है, अब इसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं। बाणगंगा नदी हो गई, दूसरी हमने कौन सी देखी थी इस पर, ये चलो ये कर लेते हैं पहले अपने, कौन सी, बनास नदी, ठीक है। तो आप हेडिंग डालिए, नदी का नाम क्या है, बनास नदी है, ठीक है। नदी का नाम क्या है, बनास नदी। तो हेडिंग डाल लीजिए बनास नदी, ठीक है। अब जो बनास नदी है उसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक पहाड़ी है और इस पहाड़ी का नाम क्या है, खमनोर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, खमनोर की पहाड़ी। और खमनोर की पहाड़ी जो है वो कहाँ है, राजसमंद में है, ठीक है। खमनोर की पहाड़ी कहाँ है, तो राजसमंद में है। अब आगे हम चर्चा करें तो इसके प्रवाह क्षेत्र की, तो ये इस तरह से बहती हुई, इस तरह से ये जो है नदी जो है प्रवाहित तो होती है, ठीक है। कौन सी नदी है ये, तो बनास नदी इस तरह से प्रवाहित होती है। ये लीजिए, ये नदी कौन सी है आपके, चंबल नदी। कौन सी नदी में जाकर विलीन हो जाती है, ये चंबल नदी में जाकर विलीन हो जाती है। इसके प्रवाह क्षेत्र में मैं अगर बात करूं तो एक तो हो ही गया कौन सा,
राजसमंद हो गया। राजसमंद के बाद में ये कहाँ जाएगी? चित्तौड़, ठीक है। राजसमंद के बाद में कहाँ है? चित्तौड़। और चित्तौड़ के बाद में ये कहाँ जाएगी? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद में ये कहाँ जाएगी? अजमेर। भीलवाड़ा के बाद में कहाँ जा रही है ये? अजमेर। अजमेर के बाद में ये कहाँ जा रही है? टोंक, ठीक है। कहाँ जा रही है? टोंक। और कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5, ठीक है। 6 में प्रवाहित होती है। और लास्ट रह गया कौन सा आपका? सवाई माधोपुर, ठीक है। तो ये कितने जिलों में प्रवाहित हो रही है? 6 जिलों के अंदर। खमनौर की पहाड़ी, राजसमंद से इसका उद्गम, फिर चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, फिर इसी तरह से सवाई माधोपुर, और अंत में जाकर कौन सी नदी में जाकर विलीन हो जाती है? तो चंबल नदी में जाकर विलीन हो जाती है। तो अब जो इस नदी में अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो राजसमंद के अंदर इसी नदी पर एक परियोजना है यहाँ, ठीक है। और इस परियोजना का नाम है नंद समंद परियोजना। तो राजसमंद के अंदर इसी नदी पर एक परियोजना बनी हुई है और इस परियोजना का नाम क्या है? नंद समंद परियोजना है। कौन सी परियोजना है? नंद समंद परियोजना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर भीलवाड़ा के अंदर इसी नदी पर एक त्रिवेणी संगम है। कौन सा? त्रिवेणी संगम है। यहाँ से एक नदी निकलती है, इस तरह से आकर इसमें विलीन हो जाती है, और एक नदी यहाँ से निकलती है, इसमें आकर यहाँ विलीन हो जाती है। ये नदी है, उसका नाम क्या है? मेनाल नदी। कौन सी नदी है? मेनाल नदी। और ये नदी जो है उसका नाम क्या है? बेड़च नदी। कौन सी नदी है? बेड़च नदी, ठीक है। बेड़च नदी और मेनाल नदी, इन तीनों का यहाँ पर ये जो है बेड़च नदी का उद्गम उदयपुर, ध्यान ही रखना कहाँ है? उदयपुर। और मेनाल नदी का उद्गम चित्तौड़, ये ध्यान रखना, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर जो है कौन से स्थान पर? बिंगोद नामक स्थान पर। बिंगोद कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर है। यहाँ पर आकर इन तीनों नदियों का क्या होता है? संगम होता है। और ये संगम पर जो है किसका निर्माण करती है? त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, ठीक है। कौन कौन सी नदी है? तो बनास, बेड़च और मेनाल नदी। इसके बाद इसी नदी पर जो है टोंक के अंदर एक परियोजना है, एक बांध बना हुआ है, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, जिसका नाम है बिसलपुर बांध, ठीक है। कौन सा बांध है? बिसलपुर बांध। और ये बिसलपुर बांध जो है वो क्या है? राजस्थान की सबसे बड़ी क्या है? पेयजल परियोजना है। इस चीज़ का ध्यान रखना। कौन सा बांध है? बिसलपुर। और राजस्थान की क्या है? सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। और इसी तरह से सवाई माधोपुर में इस पर एक बांध और बना हुआ है, जिसका नाम क्या है? इसरदा बांध है, ठीक है। कौन सी परियोजना? इसरदा बांध या इसरदा परियोजना है। एक यहाँ से इस तरह से यहाँ पर इस जगह पर आकर एक नदी मिलती है, जिसका नाम क्या है? सीप। तो 3 नदियां हो गई। कौन कौन सी? चंबल, बनास और ये सीप। तीनों नदियां यहाँ पर जो है कौन से स्थान पर? रामेश्वर धाम, महर्षि परशुराम की तपोस्थली, ठीक है। कौन सी? महर्षि परशुराम की तपोस्थली, ठीक है। रामेश्वर धाम, सवाई माधोपुर, यहाँ पर आकर ये क्या है? त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। कौन कौन सी नदी है? ठीक है, सीप और चंबल, और तीसरी कौन सी है? तो ये मैंने आपको बता ही दिया, बनास नदी। यहाँ पर किसका निर्माण कर रही है? एक त्रिवेणी संगम का निर्माण कर रही है। इसी तरह से जो है ये एक त्रिवेणी संगम हो गया। और ये नदी कौन सी है? बनास नदी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी हम चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास के अंदर। बनास नदी की सहायक नदियों को पढ़ेंगे हम। बनास नदी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। ये डायग्राम आप ऐसे ही पढ़े रहने देना, इसी के अंदर हम जो है बनास नदी की सहायक नदियों की और चर्चा करेंगे। इस तरह से यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम का और निर्माण हो रहा है, ठीक है, जिसमें खारी, डाई और बनास नदी, तीनों नदियाँ यहाँ पर आकर मिलती है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगली क्लास में हम बाकियों की चर्चा करेंगे। अगली क्लास आपकी जो राजस्थान भूगोल की वो 29 तारीख को रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों धन्यवाद।